नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे युवाओं की। आपने जेन जी आंदोलन देखा, आपने रांची से लेकर जंतर मंतर तक युवाओं की शक्ति को देखा और अब इस युवा शक्ति के जो लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने के रास्ते हैं वो खुलने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव होंगे। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब ये छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि ये प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चुनाव का मतलब क्या, प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या, सीधे छात्र अपना अध्यक्ष चुन लें, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या कि यह तय कर दिया जाए कि जो टॉप 3 मेरिट होल्डर हैं वही अध्यक्ष रहेंगे, उपाध्यक्ष रहेंगे और सचिव रहेंगे। मतलब छात्रों की सीधी सहभागिता या सीधी भागीदारी अपने अध्यक्ष को, अपने छात्र नेता को चुनने में नहीं होती। पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई, दो बिल्कुल विपरीत ध्रुव छात्र हित में एक साथ आ गए हैं और दोनों ने पार्टी, खासतौर से बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई दोनों कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराइए, बाकायदा छात्र वोट करें, अपना नेता चुनें। 9 सालों से यह सब क्यों नहीं हो पा रहा था? क्या अभी की जो पीढ़ी है सियासत की, वो इस बात से डर रही थी कि अगर छात्र राजनीति को आगे बढ़ने दिया गया तो नए छात्र नेता आ जाएंगे, और नए छात्र नेता आ जाएंगे तो उनकी कुर्सी के लिए खतरा बन जाएंगे? क्या इस वजह से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे थे? विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी के जो नेता हैं, जो छात्र राजनीति से उठकर के आए हैं, वो वाकई में इस बात से डरते थे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, कि छात्र राजनीति को अगर हमने पनपने दिया तो युवा नेता सामने आएंगे और हमारे लिए कंपटीशन क्रिएट करेंगे। अब हाईकोर्ट ने चुनाव की हरी झंडी दे दी है और कहा है कि चुनाव कराइए, सितंबर से में चुनाव होने हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या अप्रत्यक्ष प्रणाली से, सरकार क्या लेगी फैसला, इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि छात्रों का क्या कहना है, उनकी मांग क्या है, क्यों चाहते हैं वो कि प्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव हो। वो ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिया है, उससे हमारे लोकतंत्र और स्टूडेंट्स की आवाज दोनों को सम्मान मिलेगा। इस इलेक्शन से, इस छात्र संघ चुनाव के द्वारा हमें एक अध्यक्ष मिलेगा जो कि हम लोगों की सहायता करेंगे। छात्र संघ चुनाव हुए और हम जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इन सब के इलेक्शन में देखते हैं तो हम बहुत ही हमने की नया एक्सपीरियंस है। तमाम छात्र इस समय बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि काफ़ी समय के बाद हम लोगों को छात्र संघ चुनाव वापस से देखने का मौका मिल रहा है। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि जानबूझकर वो छात्र संघ चुनाव टाल रही है। उधर हेमंत खंडेलवाल ने साफ तौर पर कहा है कि छात्रों से बातचीत तय कर हम जल्दी ये निर्णय ले लेंगे कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या अप्रत्यक्ष प्रणाली से। जीतू पटवारी और हेमंत खंडेलवाल क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो, ना कि खाना पूर्ति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो सरकार के दबाव, अभाव और प्रभाव के माध्यम से होता है। अब गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। ओरिजिनल छात्र नेता किस प्रकार से निकल के आते हैं, उस हिसाब का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव से कराना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी छात्रों को साथ लेकर सरकार को मजबूर करेगी। अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए तो हम आंदोलन करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में मध्य प्रदेश का छात्र एनएसयूआई के माध्यम से, तो यूथ कांग्रेस के माध्यम से तो अपना बात करेगी, पर कांग्रेस पार्टी भी अपना दायित्व निभाएगी। कोर्ट ने उस बारे में जो कहा है, सरकार छात्र संघों से बात कर रही है और छात्र संघ और सरकार मिलकर उस पर जो अच्छा कदम होगा वो उठाने का। इस बार चुनाव एबीपी और एनएसयूआई या कांग्रेस या और बीजेपी की टक्कर नहीं होगी सिर्फ, क्योंकि इस बार जयस कह रही है कि छात्र संघ चुनाव में वो भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। यानी एक तीसरा वर्ग भी है, तीसरा दल भी है, और ये क्या बदलाव लाना चाहता है, जयस के पदाधिकारी क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। जयस भी इस बार के छात्र संघ चुनाव में पूरे प्रदेश में हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में अपने प्रत्याशी उतारेगा और छात्र संघ चुनाव में दमदारी से अपनी भागीदारी अदा करेगा। आइए सीधे रुक करेंगे सवालों का। आज के सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये रहे सवाल, एमपी में जल्द होंगे छात्र संघ चुनाव, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इसका कब मिलेगा जवाब?
आइए सीधे रुख करता हूं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सागर कसेरा जी, स्वागत करता हूं उनका। एनएसयूआई के उपाध्यक्ष रवि परमार जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत है। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार उज्जवल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। रवि जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। रवि जी, कोर्ट के आदेश के बाद अब छात्र संघ चुनावों की राह आसान तो हुई है, लेकिन फॉर्मेट क्या होगा? डायरेक्ट होंगे, इनडायरेक्ट होंगे? इसको लेकर के अभी भी वहापोह बना हुआ है। पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कांग्रेस और एनएसयूआई के साथ मांग कर रहा है कि ये छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हों, और अभी तक इस पर डिसीजन नहीं हुआ है। क्या कहेंगे आप? सरकार को छात्र संघ चुनाव कराने पर मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन अब भी सरकार की मंशा छात्र संघ चुनाव कराने की नहीं दिख रही, क्योंकि अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। निरंतर हम मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो, क्योंकि जिस तरह से निरंतर देखा जा रहा है कि 2017 में भी सरकार ने जो छात्र संघ चुनाव कराए थे मध्य प्रदेश में। रवि जी, आपकी आवाज थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप अपना जो माइक है उसको जरा अपनी शर्ट से दूर कर करके और थोड़ा तो तेज बोल सके, उसे ऊपर कर सके तो प्लीज। वो शायद टच हो रहा है शर्ट से। जी बोलिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं निरंतर मध्य प्रदेश। रवि जी, मैं आऊंगा, दोबारा आ रहा हूं आपके पास, दोबारा आपको कनेक्ट करता हूं। तब तक मैं जल्दी से सागर जी आपके पास आ जाता हूं। सागर जी, कांग्रेस कह रही प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराइए, एनएसयूआई कह रही प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराइए, छात्र कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराइए, और तो और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कह रही है प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराइए। फिर अब सोचने को बचा क्या? चर्चा करने को बचा क्या? ये इसमें अभी तक असमंजस है क्यों? क्यों कराना है अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव, या क्यों करना है कि दूसरे फॉर्मेट से चुनाव कराना है? इस पर विचार भी। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, और ये स्वागत योग्य है जो आज ये जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। समय पर होने हैं, पारदर्शी हो, शांतिपूर्ण हो, लोकतांत्रिक हो और विद्यार्थियों के हित में हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है। लेकिन चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं कराए जाने चाहिए कि कुछ राजनीतिक दलों को कॉलेज कैंपस में अपनी राजनीति को चमकाना है, या सिर्फ कॉलेज कैंपस को लोकतंत्र की नर्सरी बनाने की इच्छा करनी है। राजनीतिक दलों का अखाड़ा ये कभी नहीं बनना चाहिए। छात्र नेता होने चाहिए, लेकिन पहले विद्यार्थी नेता बनने चाहिए, कैंपस की समस्याओं की आवाज बननी चाहिए, और शिक्षा, लाइब्रेरी, परीक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार, कैंपस सुविधाओं के अनुशासन की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं आता हूं आपके बात पर, जो आपने विशेष तौर से रखा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्यों होना चाहिए, तो मैं आपको विशेष तौर से कहता हूँ, सबका कहना है कि प्रत्यक्ष होना चाहिए, तो मैं विशेष आपको कहना चाहूंगा, प्रत्यक्ष चुनाव में विद्यार्थी सीधे प्रतिनिधि को दे देते हैं वोट, अप्रत्यक्ष व्यवस्था में प्रतिनिधि के माध्यम से पदाधिकारी चुने जाते हैं। दोनों प्रणालियों के अपने फायदे और चुनौतियां हैं, इसलिए सरकार किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में फैसला थोपने के बजाय छात्र संगठनों से विशेष तौर से और डीप रूट लेवल पे चर्चा कर रही है, और यही लोकतांत्रिक तरीका है। आज एबीवीपी, एनएसयूआई सहित प्रमुख छात्र संगठन प्रत्यक्ष चुनाव की जो मांग कर रहे हैं वो भी स्वीकार होनी चाहिए, तो सरकार की भूमिका उसमें स्पष्ट है। सभी पक्षों को सुनना है, नियम को बनाना है, और ऐसी व्यवस्था को लागू करना है जिसमें चुनाव भी हो और कैंपस का अकादमिक परिवर्तन और वातावरण भी खराब ना हो। तो किसी भी प्रकार से हम छात्रों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, छात्रों के लिए, छात्रों से और छात्रों के माध्यम से ही ये व्यवस्था बनी जाए। इस प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से हो, इस प्रकार का पूरा विचार भारतीय जनता पार्टी की शासन की। जरा सागर जी, मुझे आज हम देखें जी, एक बार स्पष्ट कीजिए ना सागर जी, आप कह रहे छात्रों से बात करेंगे, कौन सा वर्ग है छात्रों का जो कह रहा है कि प्रदेश में वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव चाहता है? सारे छात्र तो मैंने आपको गिना दिए, चलिए एक तो छात्र गिना दिए, फिर एनएसयूआई के लोग गिना दिए, फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिना दिए। मैं वही तो सवाल कर रहा हूं कि किसी के मन में कोई शक शुबा नहीं है, फिर आपके मन में क्यों आ रहा है ये सवाल? कि रूट लेवल पे मैंने उसी का जवाब दिया कि एनएसयूआई और एबीवीपी के दोनों के छात्र संघ ये बात कह रहे हैं। हाँ। उनका स्वागत है, और हम तो ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली से हो, लेकिन जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना है। इतनी जल्दी नहीं है। 9 साल इस व्यवस्था रुकी हुई थी ना, अब जब कोर्ट ने हमें आदेशित किया तो इसको प्रॉपर डिस्कशन करके रूट लेवल पर इसका डिस्कस करके इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा, और सबके हित में ये हो। यही भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, और जो छात्र संघ चाहते हैं ऐसे ही होना है। अगर सबकी मंशा यही है तो कोई चिंता ही नहीं है, प्रत्यक्ष चुनाव हो जाएंगे। लेकिन सबसे चर्चा करने के बाद यह निर्णय आएगा। रवि जी, सिर्फ इतना मैंने आपको कहा। रवि जी, देखिए कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि भाई जो सब कह देंगे वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या क्यों लगता है कि ये नहीं कराना चाहते? जीतू पटवारी जी आंदोलन की बात कर रहे हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर सरकार की अगर स्पष्ट मंशा होती तो हाईकोर्ट के निर्देश का इंतजार नहीं करते। जब हाईकोर्ट ने निर्देश दिया उसके बाद सरकार तैयार हुई छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर, और निरंतर हम मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराए जाए। लेकिन अब भी सरकार ने छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई एकेडमिक कैलेंडर जारी नहीं किया, और ना ही सरकार ने अभी तक स्पष्ट किया है कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। तो इससे स्पष्ट साफ होता है कि सरकार की मंशा अब भी कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव करवाने की ओर नहीं दिखती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ बोलने की आदत है, एक बीमारी सी उनको हो गई है, तो उसी तरह से झूठ बोलते रहते हैं। मध्य प्रदेश में 2017 में छात्र संघ चुनाव हुए थे, वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए थे। अगर सरकार इतनी ही प्रत्यक्ष प्रणाली पे है तो निरंतर छात्र संगठन मांग कर रहे हैं 2017 के बाद से कि छात्र संघ चुनाव कराओ, तो आज तक सरकार ने क्यों नहीं करवाया? और जब हमारे एनएसयूआई के साथी ने हाई कोर्ट में पिछले 1.5 साल से लड़ाई लड़ी, तब जाके हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए छात्र संघ चुनाव कराने के। उसके बाद सरकार कह रही है कि हाँ छात्र संघ चुनाव कराएंगे, लेकिन आज तक उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए। और इससे स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा नहीं दिखाई दे रही है छात्र संघ चुनाव को लेकर। ठीक है, मैं जल्दी से उज्जवल जी आपके पास आता हूं। मैं आऊंगा, सागर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? 10 सेकंड में एड ऑन कर लीजिए, फिर मैं उज्जवल जी के पास जाता हूं। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली पर व्यवस्था करती है। क्या ये सब लोग चाहते हैं कि बिना किसी छात्र संगठन से बात किए एक व्यवस्था को थोप दिया जाए? लेकिन आज एक कैमरे के सामने बैठकर घोषणा कर देना कि प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है, ये राजनीतिक दबाव है। तो सरकार किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में नहीं आएगी, लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय होगा। हम सबसे बात करें लोकतांत्रिक तरीके से। पिछली दफे आपने अप्रत्यक्ष चुनाव से कराए थे ना, तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है सागर जी। आप क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने के पक्षधर रहे हैं, इसलिए लोगों को शक हो रहा है। सीधी सी बात है, आपने 2017 में अप्रत्यक्ष तरीके से कराया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पक्षधर है। आप मानते हैं अप्रत्यक्ष प्रणाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया का घोतक है? लोकतांत्रिक प्रणाली जो है, मतलब अप्रत्यक्ष प्रणाली है, वो लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे चुनाव है? उल्टा नहीं बोल रहे हैं आप? मैंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पूर्ण समर्थक भारतीय जनता पार्टी है। तो अगर किसी हर वर्ग का यही निर्णय है तो इस पर विचार होना है। मैं पहले भी कह चुका। चलिए ठीक है, मेरे साथ इस वक्त सिर्फ हम ये बात का दबाव बनाए तो राजनीतिक दबाव में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं होना है। होते हैं लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, कहना चाहता हूं। चरित्रदेव तिवारी जी महानगर सहमंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हैं हमारे साथ। और चरित्रदेव तिवारी जी, पहली दफा तो मैं आप लोगों को खुलकर के इस बात के लिए बधाई दूंगा कि छात्र हित में आप पार्टी लाइन से हट करके छात्रों के हित में खड़े हो गए हैं। एनएसयूआई, कांग्रेस, आप और बाकी छात्र जो है वो एक सुर में मांग कर रहे हैं कि डायरेक्ट प्रणाली से चुनाव होने चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्यों कराना चाहता है डायरेक्ट प्रणाली से चुनाव? देखिए, कोई बधाई का विषय नहीं है। विद्यार्थी परिषद छात्र हित में सदैव से खड़ी रही है और ये हमारा कर्तव्य है। और विद्यार्थी परिषद की मांग लगातार 2022 में विद्यार्थी परिषद के जो हम लगातार अधिवेशनों के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मांग और लिंग दोष समिति की अनुशंसा पे चुनाव कराने की मांग, ये लगातार विद्यार्थी परिषद 2022 से उठा रही है। और पिछली दफा भी जब 2017 में चुनाव हुए थे तो विद्यार्थी परिषद ने 2017 में चुनाव विधानसभा घेराव करके चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की मांग करी थी। तो आप चरित्रदेव तिवारी जी, ये लोकतांत्रिक तरीके से कौन सा लोकतांत्रिक तरीका ज्यादा लगता है? लोग खुद, बच्चे खुद, छात्र अपने नेता को सीधे चुने, या फिर शिक्षक बता दें कि इस फॉर्मूले से हम आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सचिव बनाएंगे? आपको ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीका, लोकतांत्रिक तरीका कौन सा लगता है? देखिए, स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक तरीका यही है कि प्रत्येक छात्र चुने, उनका नेतृत्व क्या हो और स्वाभाविक नेतृत्व ये बाहर आए। और जो छात्र नेतृत्व है, जो विश्वविद्यालय के हित में है, जो विश्वविद्यालय में निर्णय प्रक्रिया में छात्रों की आवाज को पहुंचाने के लिए जो सक्षम है, वो वही नेतृत्व है जो प्रत्येक छात्र अपने नेतृत्व को चुने। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से उज्जवल शुक्ला जी के पास आता हूं। उज्जवल शुक्ला जी, ये छात्र आंदोलन जो इस वक्त पूरे देश में धूम मचाए हुए है, चाहे वो रांची हो या जंतर मंतर, जैन जी ने जिस तरह से आक्रोश भी दिखाया है और अपने मुद्दों पर सरकारों को झुकाया भी है, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, झारखंड की सरकार रही हो, और अभी भी लग रहा है कि आगे भी वो इस तरह के काम करेंगे। तो ऐसे माहौल में, ऐसी हवा में क्या रिस्क ली जाएगी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कि छात्रों की मर्जी के बिना अप्रत्यक्ष चुनाव की तरफ बढ़ा जाए, या ये थोड़ी देर टाइम वेटिंग के बाद होगा, वही प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा?
देखिए, जिस तरह का अभी वर्तमान में देश भर में जो माहौल चल रहा है, जिसमें जो जैन जी जो काफी एक्टिव बताई जा रही है, तो उसके बाद पूरे देश में एक छात्रों को लेकर के पूरा माहौल बना हुआ है। और अभी सरकार जो कोई भी निर्णय ऐसा नहीं करेगी जिससे छात्र वर्ग नाराज हो, तो सरकार काफी सोच समझकर और विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लेगी। क्योंकि हम देखते हुए आए हैं कि छात्र राजनीति जो है वो एक आगे की राजनीति का भविष्य तय करती है। अगर इसे एक तरह का सेमीफाइनल माना जा सकता है, जिस तरह से हम दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू हो या अन्य यूनिवर्सिटी के चुनाव देखते हैं, जिसमें जिस दल का पलड़ा भारी होता है उसे एक तरह से राजनीति का मतलब शुरू का ककहरा कहा जा सकता है कि राजनीति जो है वो किस दिशा में जाने वाली है। तो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने में सरकार को शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो, क्योंकि ये एक तरह का फिर सेमीफाइनल हो जाएगा। अगर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाएंगे और उसमें कौन सा एबीवीपी या एनएसयूआई या जयस या जो भी अन्य संगठन चुनाव में उतरते हैं और किसका पलड़ा भारी रहता है, उसके बाद फिर सरकार के एक तरह का सेमीफाइनल हो जाएगा। और अभी चूंकि छात्रों के पक्ष में माहौल चल रहा है, तो सरकार मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई निर्णय लेने के बारे में विचार करेगी। जी ठीक है, मैं वापस जल्दी से आ जाता हूं रवि जी आपके पास। रवि जी, इस बार जयस भी मैदान में है और जयस कह रहा है कि हम इस बार असर डालेंगे चुनावों में बहुत ज्यादा। क्या आपको लगता है कि जयस के मैदान में आने से, उम्मीदवार उतारने से छात्र संघ चुनाव अगर डायरेक्ट प्रणाली से होते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा एनएसयूआई पर? देखिए जेएस आदिवासी छात्राओं का संगठन है और 2017 में भी जेएस ने छात्र संघ चुनाव लड़ाए थे। धार और झाबुआ जिले में भी जेएस ने छात्र संघ चुनाव लड़ाए थे कई कॉलेजों में, और निश्चित तौर पर 2017 में लड़ाए थे, तो 2026 में भी अगर जेएस लड़ाता तो उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर छात्र को और हर संगठन को लोकतंत्र में अधिकार है चुनाव लड़ने का। निश्चित तौर पर जेएस का स्वागत है मैदान में, चुनावी मैदान में। और हम तो जिस तरह से सरकार की विफलता सामने आ रही है, आज देश के मध्य प्रदेश के हालात ये हैं, आज मध्य प्रदेश के हर एक विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार पनप रहा है, वो बरकतुल्लाह हो, आरजीपीवी हो, मेडिकल यूनिवर्सिटी हो। आज जिस तरह से हालात खराब है मध्य प्रदेश में छात्रों के, आज ही हमने देखा कि कुछ छात्र बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ गए, 4 साल से परीक्षा नहीं हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे हालात आज मध्य प्रदेश में छात्रों के, छात्र खुद चाहते हैं कि चुनाव हो और हम प्रतिनिधि चुने, और जिस तरह से प्रतिनिधि अगर चुनेंगे तो छात्रों की आवाज निश्चित तौर पर उठाएगा। और छात्र आज चाहते हैं जिस तरह से उनकी आवाज को दबाया जाता है, वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, और जिस तरह से मध्य प्रदेश के प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने डिग्री बांटने का धंधा बना लिया है, तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ छात्र है और निरंतर छात्र आवाज उठाता है। शासकीय विश्वविद्यालयों में आज हालात खराब है, जिस तरह से आरएसएस के कब्जे में पूरे विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो कहीं ना कहीं ये पूरी शिक्षा व्यवस्था को दूषित करने का काम कर रहे हैं और उसके खिलाफ निरंतर छात्र आवाज उठा रहे हैं। लेकिन छात्रों को प्रतिनिधित्व ना होने से छात्रों की आवाज को दबा दिया जाता है। और यही ऐसे कई संगठन है, छात्र संगठन, जो सरकार का एजेंडा चलाकर, आरएसएस का एजेंडा चलाकर कैंपसों में काम करते हैं और छात्र हित की बात करते हैं, लेकिन वो छात्र हित की नहीं, स्वयं के हित की बात करते हैं। और निश्चित तौर पर हम निरंतर समय से देखते आ रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश के छात्रों के ये हालात है कि मध्य प्रदेश का छात्र मजबूर है, परीक्षा समय पर नहीं हो रही है, रिजल्ट समय पर नहीं आ रहे हैं, डिग्रियां समय पर नहीं मिल रही है, यहां तक कि मार्कशीटें समय पर नहीं प्रिंट हो पा रही है विश्वविद्यालयों में। और यह हालात है मध्य प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय के, मैं किसी एक स्पेशल विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं, आज आप किसी भी विश्वविद्यालय में देख लीजिए कि हर एक छात्र परेशान है। और कहीं ना कहीं हर एक, हमने आरजीपीवी में देखा पेपर चोरी हो जाता है, पेपर है आज सुबह और रात में पेपर चोरी हो गया। लेकिन ठीक है रवि जी, विश्वविद्यालय रवि जी मुद्दे तो हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के छात्रों के साथ हो रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं चरित्रदेव जी के पास आता हूं। ठीक है, चोरी हो गई, ठीक है चरित्रदेव तिवारी जी, ठीक है चरित्रदेव तिवारी, मुझे आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं किसी भी प्रणाली से, तो जो मकसद है कि छात्रों के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाया जा सकेगा और उन मांगों को मनवाया जा सकेगा, क्या वो पूरा होगा? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से जब चुनाव हुए थे तो वो उतने असरदार नहीं दिख रहे थे। प्रत्यक्ष प्रणाली के जो छात्र होते थे, युवा नेता होते थे, वो लड़ते थे अपनी मांगों के लिए, लेकिन चूंकि जब अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो जा रहे थे तो उतनी सहभागिता उन लोगों की नहीं दिख पा रही थी। तो आपको लग रहा है कि इन चुनावों के बाद छात्र राजनीति जो हाशिए पर चली गई थी, छात्रों के मुद्दे जो कभी गौड़ से हो गए थे, वो एक बार फिर से मुखर होकर के मुख्य धारा में आएंगे?
जी बिल्कुल, अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो पिछली बार छात्र संघ हुए थे उससे निकले नेतृत्व ये प्रभावी नहीं रहा और लंबा वहां के उस समय से जो नियुक्त जो भी प्रत्याशी आए थे वो लंबे चल भी नहीं पाए। तो अगर हमको बेहतर निर्णय विश्वविद्यालय में छात्रों की मांग को लेकर कराने हैं तो प्रत्यक्ष प्रणाली से ही छात्र संघ चुनाव हो। और रवि जी कह रहे थे कि आरएसएस के एजेंडा या विश्वविद्यालय इस आरएसएस के एजेंडा की चपेट में है। मैं रवि जी को बताना चाहता हूं कि लगातार पिछले 1 वर्ष में जहां जहां भी छात्र संघ हुए वहां छात्रों ने स्वयं आरएसएस के एजेंडा को और विद्यार्थी परिषद को चुना, राष्ट्रवाद के एजेंडा को चुना, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो कर्नाटक हो या चाहे वो कहीं भी हो। रवि जी को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान में भी विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रहा है छात्र संघ को लेकर। अभी कुछ दिन पहले हमने गिरफ्तारी करी है। वहां पे कैसे बेहतर युवा अपनी मांग उठा सके, छात्र अपनी मांग विश्वविद्यालय में उठा सके, वहां पे एनएसयूआई कुछ क्यों नहीं बोलना चाह रही है, इस बारे में भी रवि जी को सोचना चाहिए। ठीक है, राजस्थान में एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है, लगातार सरकार से जवाब मांग रही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और सरकार को जवाब देना चाहिए। आरएसएस के एजेंडे पर चलने वाली ठीक है, ठीक है, ना राजस्थान में रवि जी ठीक है, रवि जी बस हो गया। रवि जी आप बोले जा रहे हैं। रवि जी, आप लोगों को तो बल्कि खुश होना चाहिए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी की सरकार हो तो भी आपके साथ खड़ी, आप उन्हीं को उसमें लग जाते हैं। मैं एक बार जल्दी से आ जाता हूं सागर कसेरा जी। देखिए, ये वक्त की नजाकत है कि जब छात्र इकट्ठे होकर मांग कर रहे हैं, और मुझे ये बताइए कि जब आपका सहयोगी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग कर रहा है तो आप क्या मानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलोकतांत्रिक मांग कर रहा है, गैर वाजिब मांग कर रहा है? नहीं अभिलाषी, मैं इसको भी स्पष्ट करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं रवि जी की बात पर आ जाऊं। एनएसयूआई को मुझे लगता है छात्रों की चिंता कम और अपनी राजनीतिक जमीन की चिंता ज्यादा है। भाजपा ने छात्रों को कभी वोट बैंक नहीं माना, ये सिर्फ कांग्रेस का पैटर्न। हमने छात्रों को स्कॉलरशिप, कौशल विकास, रोजगार परक शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, नई शिक्षा नीति और युवाओं के लिए अवसर, इन सभी मुद्दों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार ने डबल इंजन में काम किया है और यही सब मुद्दों को एबीवीपी के माध्यम से सरकार आगे भी बढ़ाने जा रही है। अभी आपने कहा तो मुझे लगता है कि एक विषय क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चीजों को लेकर के एक बड़ा भ्रम डेवलप हो गया कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है वो बेसिकली लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ अप्रत्यक्ष प्रणाली भी लोकतांत्रिक प्रणाली ही है। आप इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम अप्रत्यक्ष चुनाव को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि आप देखें राष्ट्रपति के चुनाव को ले लीजिए, मुख्यमंत्री भी विधानसभा में सीधे नहीं चुने जाते, जनता विधायक चुनती है, उसके बाद वो अपना नेता, विधायक दल अपना नेता चुनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होता है। इसलिए मुद्दा ये नहीं है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मुद्दा यह है कि प्रक्रिया निष्पक्ष हो। अच्छा सागर जी, चलिए आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं। सागर जी, तो मेरे दर्शकों को यह भी समझा दीजिए कि अप्रत्यक्ष प्रणाली में कैसे चुनते हैं अध्यक्ष को। चलिए बताइए, अब आपने इतने अच्छे से समझाया कि लोकतांत्रिक प्रणाली, अप्रत्यक्ष प्रणाली भी कैसे चुना जाता है अध्यक्ष छात्र संघ का, बताइए। अप्रत्यक्ष अभिलाष जी, मैंने आपको भी स्पष्ट किया, जब हम राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, छात्र संघ के अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। लोकतांत्रिक की बात की ना, आपने जो एग्जाम्पल दिया, आप मेरे दर्शकों को एक बार बता दीजिए ना, दर्शक खुद तय कर लेंगे कि ये जो तरीका है लोकतांत्रिक या नहीं। आप मुझे बताइए, छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली में कैसे किया जाता है, जो आपने 2017 में कराया था? मैं तो आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष की बात हुई तो मैंने आपको दोनों ही चीजों को एग्रीगेट करके समझाने का प्रयास किया। ना। लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेंट्रिक ना हो। मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ कि हम दोनों ही छात्र संगठनों से सर ऐसा थोड़ी, आप अपनी थोपी हुई व्यवस्था को आप अच्छा बताएंगे, ये ठीक तो नहीं है ना सर। लोकतांत्रिक तरीकों के आधार पर ही। रवि जरा आप मुझे बता दीजिए, मेरे दर्शकों को आप नहीं बता पाएंगे। सागर जी, जरा अप्रत्यक्ष प्रणाली में अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं, जरा जल्दी से 10-20 सेकंड में बताइए मेरे दर्शकों को, कैसे चुनते थे 2017 में अध्यक्ष? अभिलाष जी, आप बार बार एक ही पॉइंट पे सेंटर क्यों पढ़कर नहीं आए थे छात्र संघ चुनाव के बारे में? मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष प्रणाली में छात्र संघ में छात्र स्वयं अध्यक्ष चुनते हैं और अप्रत्यक्ष प्रणाली में कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, क्लास के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। वो या तो मेरिट बेस पे बनते हैं या वोटिंग के बेस पे वो अध्यक्ष को चुनते हैं। तो अप्रत्यक्ष प्रणाली में स्पष्ट रहता है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी होती है, कहीं ना कहीं सीआर कॉलेज के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो उनको चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रणाली में डायरेट छात्रों को देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझना, जवाब दे देता हूं। छात्र सीधे अध्यक्ष को वोट नहीं देते प्रत्यक्ष में, लेकिन छात्र पहले अपने क्लास कॉलेज प्रतिनिधि यानी सीआर प्रतिनिधियों को वोट देते हैं। ना, इसमें सागर कसेरा जी एक और कंडीशन है कि छात्र वोट करें या फिर मेरिट के आधार पर भी सीआर बनता है। सागर कसेरा जी, मेरिट के आधार पर भी सीआर बनते हैं, राष्ट्रपति का चयन हो जाता है, मेरिट के आधार पर भी तो सीआर बनते हैं ना। चलिए वो छोड़िए, चलिए ठीक है,
अब उज्जवल शुक्ला जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। उज्जवल शुक्ला जी, बहुत सिंपल सी बात है, मेरिट के आधार पर सीआर बना दिए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, या वोटिंग करा करके सीआर बना दिए और फिर उनसे अध्यक्ष को चुनवा लिया, उपाध्यक्ष को चुनवा लिया, सचिव को चुनवा लिया। यह ज्यादा लोकतांत्रिक लगता है या डायरेक्ट लोकतांत्रिक लगता है कि छात्रों ने सीआर भी चुन लिया, अपना अध्यक्ष पद के लिए भी वोट कर दिया, उपाध्यक्ष पद के लिए भी वोट कर दिया, सचिव पद के लिए भी कर दिया, और जब सारे छात्र यहां मांग कर रहे हैं तो जो बड़ी वजह है इसके पीछे की, क्यों चाहती है सरकार, या क्यों सरकार ने 2017 में, अभी का तो नहीं पता क्या चाहती है, लेकिन 2017 में सरकार ने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से चुनाव कराने की जरूरत क्यों महसूस की थी, और क्या इससे प्रदेश के युवा राजनीति में आने वाली नई पौध का बहुत ज्यादा नुकसान होता है? सर जी देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली तो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष चुनाव ही है, जब छात्र खुद अपना अध्यक्ष, अपना सचिव और चुनते हैं, तो निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक प्रणाली तो डायरेक्ट चुनाव ही है। पर सरकार चूंकि डायरेक्ट चुनाव से थोड़ा सा ऐसा महसूस करती है कि हो सकता है कहीं ना कहीं इससे एक छात्र राजनीति की दिशा तय हो जाए, हो सकता है ये दिशा जो है आगे चल के सरकार के लिए कुछ न कुछ खतरा बन जाए, तो सरकार इसे अप्रत्यक्ष प्रणाली की ओर चली गई थी और सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का निर्णय ले लिए थे। अब चूंकि कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में सरकार एक बार फिर इसमें निर्णय की स्थिति में है कि लोकतांत्रिक तरीके से कराया जाए, मतलब अप्रत्यक्ष कराया जाए, प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाए। खैर वो तो खैर बात की बात है, पर इसमें यह बात सही है कि इससे जो एक छात्र राजनीति से जो एक राजनीति की जो भविष्य की जो एक पौध तैयार होती थी, वो कहीं ना कहीं तैयार होना रुक गई है, और अब उस तरह के छात्र नेता आगे की राजनीति में नहीं दिखाई देते हैं जो पहले दिखाई देते थे। जैसे जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव हैं या वीडी शर्मा है, ये लोग सब छात्र राजनीति से ही निकल करके आगे आए हैं, पर वर्तमान राजनीति में इस तरह के लोग लगातार आना कम हो गए हैं। तो अगर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे तो उससे क्या होगा कि छात्रों से नेताओं का कनेक्ट होगा जो छात्र राजनीति कर रहे हैं। अभी क्या होता है अप्रत्यक्ष प्रणाली में, वे सिर्फ कुछ लोगों को ही टारगेट करते हैं और उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से भाजपा की सरकार नगर निगम चुनाव में भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष को लेकर काफी उहापोह में रहती है, तो उसी तरह का उहापोह यहाँ भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। दरअसल देखिए, इसे अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूं या मैं इसे बड़े बृहद रूप से देखूं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी, दिक्कत ये होती है कि जो लोग जिन रास्तों से चल करके मंजिलों तक या ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि कोई और उतनी ऊंचाई तक ना पहुंचे, और इसलिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, उस सीढ़ी को हटा दीजिए, तोड़ दीजिए, गिरा दीजिए, जिस सीढ़ी से चढ़कर वो खुद ऊपर तक आए। इतने सारे प्रदेश के नेता, किसी प्रकार की सीढ़ी हटाई नहीं जा रही है। 2017 से अब तक चुनाव क्यों नहीं कराया सागर कसेरा जी? रीजन बता दीजिए आप, बताइए क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, आपका सवाल सुनिए। 2017 से अभी तक चुनाव क्यों नहीं कराया था आपने? आप देखिए, 2017 से लगाकर के अब तक चुनाव कराना, हर चीज भारतीय जनता पार्टी, और आप सोचो कि सरकार के हाथ में, तो ऐसे होता नहीं लोकतंत्र में। अगर आपको ऐसा लगता है तो कांग्रेस की सरकार बीच में आई 2023 के अंदर, वो करा ले। तो मैंने तो दोनों का ही कहा था, आप अपने पर ले गए। मैंने तो कहा ही था कि कोई भी पार्टी हो, मैंने तो अपने वक्तव्य में सबसे पहले कहा था कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, वो सीढ़ी को हटाना जानते हैं जिससे दूसरे लोग उस ऊंचाई मंजिल तक पहुंचे, और उनके नेता, मैंने तो दोनों को कहा था, आप पर्सनल ले गए उसको। नई सीढ़ी बनाने का प्रयास कर रही है नई सीढ़ी सर, नई जिस सीढ़ी से चढ़ करके तमाम नेता, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बन गए, चुनेंगे, फिर वही निर्वाचित प्रतिनिधि अध्यक्ष चुनेंगे। यानी ये भी लोकतंत्र का भी एक तरीका है, तो ये भ्रम ना हो। और दूसरा, मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि भाजपा का मत बहुत क्लियर है, लोकतांत्रिक तरीके से ही सबसे विमर्श करके इस विषय पे डिसीजन होगा, और सबके हित का होगा, छात्रों के चुनाव होंगे, तरीके से होंगे। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको स्पष्ट रूप से कही कि किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में कहीं से। सागर कसेरा जी, आप समझिए ना, अगर आप सागर कसेरा जी, आप देखिए, बार बार जो लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अगर ये आप लोगों ने अप्रत्यक्ष तरीके से करा दिया, फैसला कर लिया एक पल के लिए, मान लीजिए, तो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रत्यक्ष तरीके से चले गए तो फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि 2017 में आपने अलोकतांत्रिक तरीका क्यों अपना लिया था। इसीलिए आप समझिए। नहीं अभिलाष जी, हाँ, मैंने आपको इसलिए स्पष्ट किया कि अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से अलोकतांत्रिक नहीं। ठीक है, हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था में इस प्रकार तो लोकतंत्र में तो जो जनता कहती है वो स्वीकार करना पड़ता है। छात्रों ने सीआर रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया,
उसके सर ये बाद मैं नहीं उन्होंने कह रहा हूँ, ये अध्यक्ष अखिल को भारतीय चुना, तो विद्यार्थी ultimately परिषद के अध्यक्ष जो बैठे हुए की चरित्रदेव उनके तिवारी जी माध्यम से आया हैं, ना। ये कह रहे हैं कि 2017 में ये सड़कों पर उतरे थे। ये एनएसयूआई वाले भी मांग कर रहे थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग कर रही थी, छात्र मांग कर रहे थे। पर आप कह रहे हो कि एक तरफ कहते हो इनसे पूछ के करेंगे, और वो कहते हैं पिछली बार भी हमसे नहीं पूछा था, हम तो सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी मन से लागू कर दिया, और अभी आप फिर वही बात कर रहे हैं। चलिए खैर, हम उम्मीद करते हैं इस बार छात्र शक्ति के आगे हम उम्मीद करते हैं कि इस बार छात्र शक्ति इकट्ठी है, युवा शक्ति है, और इस बार बहुत उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, तो शायद वो अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से मनवा लें, और आप लोग जो हैं उनकी मांगों का, उनकी हसरतों का, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराएंगे, ऐसी हम पूरी उम्मीद करते हैं। और मैं पूरी तरह से इस बात को उनके सिर्फ एबीवीपी, एनएसयूआई, जेएस और बाकी छात्र नहीं, हम भी चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से, यानी कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो। बाकी फैसला तो सरकार को लेना है, माई बाप तो सरकार होती है लोकतंत्र में। तो आप लोग जो तय कर देंगे, 2017 में कर दिया था, मान्य करना पड़ा, आगे भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया सागर कसेरा जी, चरित्रदेव तिवारी जी, रवि परमार जी, उज्ज्वल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।